हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने पार्ट वन में पीएचडी के पार्ट वन में पीएचडी क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, पीएचडी करने के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, ये सब हमने जाना था। और साथ ही हमने यह भी जाना था कि किन प्रोसेस को फॉलो करके हमको फाइनली अवार्ड ऑफ पीएचडी मिलता है, यानी कि पीएचडी हमको डिग्री यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा दिया जाता है और फाइनली जिसके बाद हम लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो ये सब हमने पार्ट वन में कवर कर लिया था। अब हम लोग पार्ट टू में कवर करने वाले हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है और आफ्टर पीएचडी हमारे पास करने के लिए क्या क्या सुनहरे ऑप्शन अवसर होते हैं। तो आइए पार्ट टू का शुरुआत करते हैं। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन जाके देख सकते हैं। तो फाइनली हम लोग अब पार्ट टू स्टार्ट करने वाले हैं, एडमिशन प्रोसेस और आफ्टर पीएचडी हमें क्या करना चाहिए ये हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि पीएचडी में एडमिशन के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए और क्या इसके क्राइटेरिया है। तो इसके लिए तो आपको या तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या आपके पास कोई मास्टर डिग्री होना चाहिए। जैसे आपने ये एमटेक कर रखा हो, एमबीए कर रखा हो, एमए, एमकॉम, एमएससी, एमई, एम फार्मा कर रखा हो, तो आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। और आपके पास मिनिमम 55% ये परसेंटेज होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। और ये डिपेंड करता है कॉलेज यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, उसके अनुसार थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी करता है। और जो रिजर्व कैटेगरी है उन्हें थोड़ा छूट भी दिया जाता है, पर मिनिमम आपका इतना है तो बहुत अच्छा है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि कोई एज लिमिट नहीं होता है। आप जिस भी एज में हैं, यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री का कोर्स डिग्री है तो आप बेझिझक किसी भी एज में पीएचडी कर सकते हैं। तो हम अब लोग कुछ इंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं कि किन एग्जाम के द्वारा हम लोग पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो पहला है यूजीसी नेट जेआरएफ। तो इसमें जाने से पहले हम दो बात जान लेते हैं, एक जेआरएफ और एसआरएफ, ये दोनों क्या है, उसके बाद हम लोग इसमें प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं जेआरएफ और एसआरएफ क्या है। तो जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। मतलब ये एक स्कॉलरशिप की तरह ही होता है, जिसे बाद में फेलोशिप कह दिया जाता है, जो कि पीएचडी में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसको जो कंडक्ट करवाता है वो यूजीसी और सीएसआईआर कंडक्ट करवाता है, जो कि यूनिवर्सिटी का देखरेख करता है, जिसके अंतर्गत यूजीसी के अंतर्गत ही यूनिवर्सिटीज़ का संचालन होता है। तो ये दोनों ही इस एग्ज़ाम का, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसका वो कंडक्ट करवाता है। तो जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसका फ़ायदा क्या है उसको समझते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि यदि आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया तो इसके अंतर्गत आपको मंथली 37,000 मिलेगा, प्लस एचआरए हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा। और इससे भी बड़ा फायदा ये कि आपको इसके एग्जाम के द्वारा मंथली मिलेगा ही, साथ में आपको डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन मिलेगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, और उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो ये जेआरएफ था। अब एसआरएफ क्या है उसको समझते हैं। एसआरएफ का फुल फॉर्म होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि जेआरएफ के बाद इसे प्रोसेस किया जाता है फर्दर। तो इसके लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जिन्होंने कि 2 साल का जेआरएफ कंप्लीट किया हुआ है पीएचडी के दौरान। एसआरएफ में ये जो 37,000 मंथली मिलता है वो 2 ईयर के लिए मिलता है। उसके बाद यदि जिन्होंने 2 ईयर का जेआरएफ लिया हुआ है 2 साल तक, तो यदि उनका पीएचडी के दौरान रिसर्च का जो प्रोग्रेस है, परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी अच्छा है और जो उस यूनिवर्सिटीज़ का जो कमिटी है उन्हें एक अच्छा परफॉर्मेंस मानता है, उनका जो रिसर्च है वेल डिफाइंड मानता है, तो वे फर्दर प्रोसेस कर देता है एसआरएफ के लिए। मतलब वो जेआरएफ के बाद उन्हें अप्रूवल मिल जाता है एसआरएफ लेने के लिए, और इसमें उन्हें 3 साल तक 42,000 मंथली मिलता है, प्लस एचआरए भी मिलता है। तो ये हमने जेआरएफ और एसआरएफ को समझा। अब एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा एग्जाम है वो यूजीसी नेट जेआरएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जेआरएफ इसमें लगा हुआ है, मतलब आपने यूजीसी क्वालिफाई कर लिया तो जेआरएफ ऑलरेडी आप क्वालिफाइड है, इसलिए जेआरएफ साथ में लगाया हुआ है। इस एग्जाम को उनके लिए होता है जो सोशल साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वाले हैं, उनके लिए एग्जाम होता है। इसके द्वारा आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में विदाउट एंट्रेंस टेस्ट, मतलब इसके बाद आपको कोई भी टेस्ट नहीं होगा, इस एग्जाम को आपने क्वालिफाई कर लिया, डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और जो मंथली है स्टाइपेंड है वो भी मिलना आपको शुरू हो जाएगा। यदि इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होता है, एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप इसके जो वेबसाइट है इस पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं खुद ही, और सारा जानकारी इस वेबसाइट के थ्रू इस एग्ज़ाम के बारे में जान सकते हैं। दूसरा जो एग्ज़ाम है ये उनके लिए होता है जिन्होंने जो साइंस वाले हैं, लाइफ साइंस वाले हैं, फिजिकल साइंस वाले हैं, अर्थ साइंस वाले हैं, वे उनके लिए ये एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम का नाम है CSIR नेट जेआरएफ। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च।
नेट, तो ये साइंस वालों के लिए होता है। इसके द्वारा भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा यूनिवर्सिटीज़ में। और इसका ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आप इसके बारे में एग्जाम स्ट्रक्चर, एग्जाम फॉर्म कम निकलता है, सिलेबस क्या होता है, क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, इस आप समझ सकते हैं विस्तार में। उसके बाद तीसरा है जो ये उनके लिए होता है जिन्होंने एमटेक कर रखा हो, यानी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हो, तो ये उनके लिए होता है गेट एग्जाम। और इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो इसके द्वारा आपको डायरेक्ट इस एग्जाम को आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट IITs NITs में एडमिशन हो जाता है। और इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं एग्जाम क्या है, क्वेश्चन पेपर क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, तो इसकी वेबसाइट पे आप जाके विजिट कर सकते हैं और जान सकते हैं। उसके बाद चौथा जो एग्ज़ाम है वो है जेस्ट, जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें जो सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, जैसे इसरो, DRDO, भारत इंस्टीट्यूट है जो भी, उसमें आप डायरेक्ट आपको एडमिशन मिलता है। आप वहाँ पे जाके रिसर्च कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। और इसका जो वेबसाइट है वो ये है, इसमें आप जाके विजिट कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन पैटर्न, सिलेबस वगैरह आप देख सकते हैं। उसके बाद है ICMR JRF, बट ये उनके लिए है जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो मेडिकल फील्ड से करा हुआ है, तो ये उनके लिए इंट्रेंस एग्जाम है और ये इसका वेबसाइट है, इसके द्वारा आप इस एग्ज़ाम के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद है ICAR AICE JRF, ये उनके लिए एग्ज़ाम होता है जो एग्रीकल्चर से अपना पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, तो वो ये एग्ज़ाम दे करके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही साथ JRF तो सभी में, मतलब इन सभी एग्ज़ाम में से, चाहे UGC नेट हो, CSIR नेट हो, गेट हो, जेस्ट हो, ICMR JRF हो, ICAR AIC हो, कोई भी एग्जाम आप करेक्ट करते हैं तो आपको JRF साथ में मिलेगा, मतलब आपको स्टाइपेंड डायरेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन के साथ ही। तो ये सारे एग्जाम हैं, एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके द्वारा आप एडमिशन ले करके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप एडमिशन ले सकते हैं। और JRF SRF क्या है तो हमने बता ही दिया। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि तो अब तक हमने बात किया जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग किस प्रकार एडमिशन ले सकते हैं। अब समझते हैं कि यदि हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से अगर करना हो तो कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप लोग हरदम ये कोशिश करें कि आप गवर्नमेंट से ही करें तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें कम खर्चे में हो जाता है। पर फिर भी आप यदि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो यदि आपके संपर्क में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने PhD प्राइवेट से किया हुआ है तो आप उनसे संपर्क करके आप नॉलेज ले सकते हैं उस कॉलेज के बारे में, उस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, या आपके आसपास जो भी यूनिवर्सिटीज़ है जो PhD करवाता हो तो आप डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटीज़ में जाके कैंपस विजिट कर सकते हैं, वहाँ का लैब बक्सों वगैरह देख सकते हैं, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका देख सकते हैं, और वहाँ से के जो स्टूडेंट हैं वहाँ से आप प्लेसमेंट हिस्ट्री जान सकते हैं। तो ये सब जाके आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, फी स्ट्रक्चर आप पूरा वहाँ पता कर सकते हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। इसके अलावा भी हमने जो टॉप हैं उनका नाम हमने यहाँ पे लिखा है, जिसको मैं बता देता हूँ। जैसे पहला है शिव नादर यूनिवर्सिटी, जिसको SNU भी कहते हैं, ये ग्रेटर नोएडा में है, इसका वेबसाइट है। इसके वेबसाइट पे आप जाके इस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आप पूरा जान सकते हैं कि इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, और जो भी आपका जो जानना है वो आप इस वेबसाइट पे जाके जान सकते हैं। उसके बाद अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत में है, इसका वेबसाइट ये है। अमिती यूनिवर्सिटी नोएडा में है। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में है। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जिसको JGU भी कहते हैं, जो कि सोनीपत में है। शारदा यूनिवर्सिटी जो कि ग्रेटर नोएडा में है। क्रिसेंट यूनिवर्सिटी जो कि चेन्नई में है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में है। बिट्स पिलानी, जिसका जो मेन कैंपस है वो पिलानी में है, और इसके बाद इसका जो कैंपस है गोवा, हैदराबाद, मुंबई और दुबई में भी है। उसके बाद ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी, VIT यूनिवर्सिटी, तो इन सभी का हमने वेबसाइट दिया हुआ है। इस वेबसाइट पे आप जाके खुद ही जाके वेबसाइट पे देखें कि उसका फी स्ट्रक्चर क्या है। यदि आप हॉस्टल में रहते हैं तो उसका हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। कैंपस विजिट करें, वहाँ का हिस्ट्री पता करें, प्लेसमेंट वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उससे फीडबैक लें, तब जाके आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें। तो इधर हमने आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बताया था कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम गवर्नमेंट में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम है। पर अब हम आपको बताते हैं, जिस तरह से हमने अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का नाम बताया, उसी तरह से अब हम लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन का नाम बताएंगे जो कि कौन टॉप मोस्ट है, और उनके द्वारा कुछ पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं, उसके द्वारा भी आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जैसे पहला है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको JNU भी कहते हैं, तो उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनके द्वारा जो पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है वो JNU नेट है। इसके द्वारा भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसका वेबसाइट है, आप खुद ही जाके इस वेबसाइट पर जाके आप इसके एग्जाम के डेट के बारे में, इसका क्राइटेरिया क्या है, फॉर्मेट क्या है एग्जाम का, क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है, सिलेबस क्या है, आप खुद ही देख सकते हैं। उसी तरह से दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जिसको BHU भी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। उसके बाद IIT जो कॉलेज है, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, पटना, खड़गपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जितने भी IIT कॉलेज हैं, इनके द्वारा आप गेट के द्वारा या इसका जो पर्सनल है वो नेट नेशनल एंट्रेंस
टेस्ट करवाया जाता है, उसके द्वारा भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जो IIM जैसे हैदराबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, शिलोंग, रोहतक, रांची, रायपुर जो IIM कॉलेज हैं उसके द्वारा आप में इसमें कैट, GMAT, GRE के द्वारा भी आप एंट्रेंस एग्जाम देके आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसके लिए भी जो पर्सनल टेस्ट ये लोग लेते हैं कॉलेज, उसके लिए भी आपको जो एलिजिबिलिटी है वो मास्टर डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, जैसे MA, MSc, MCOM, MTech कुछ भी कर रखा हो, मिनिमम 55% होना चाहिए। तो इन सभी जो हमने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन बताया आपको, इसका जो वेबसाइट हमने सबका मेंशन कर रखा है, आप खुद ही जाके इन सभी के वेबसाइट पे जाके आप इसके एग्ज़ाम फॉर्म कब निकलता है, इसके क्राइटेरिया क्या है, फॉर्मेट एग्ज़ाम का कैसा है, क्वेश्चन पेपर क्या रहता है, सिलेबस क्या है, वो सब आप खुद ही जाके देख सकते हैं। और इसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और एडमिशन के लिए आपको फर्दर बुलाया जाएगा। अब हम लोग समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपने मैट्रिक किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, PhD भी कर लिया, अब क्या करें, यह सबसे बड़ा सवाल होता है। तो अब उस चीज़ को हम लोग विस्तार से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि आपके पास PhD करने के बाद क्या कौन कौन सुनहरे अवसर हैं। तो आइए समझते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके पास स्किल्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे यदि आपको टीचिंग करना पसंद है, रिसर्च करना पसंद है, तो यदि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप टीचिंग करना चाहते हैं तो अमित यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी और जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उनके वेबसाइट पर जाके डायरेक्ट आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यदि रिक्रूटमेंट है तो, या आप एक अच्छा अपना एक्सपीरियंस डिग्री प्रोफाइल बना के आप उस यूनिवर्सिटीज़ में जाके इंटरव्यू भी दे सकते हैं। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग का ऑप्शन है। यदि आप गवर्नमेंट में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, टीचिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए यदि आपने UGC नेट या CSIR नेट या कोई एंट्रेंस एग्जाम आपने ऐसा जो निकाला हुआ है, जो गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम है वो निकाला हुआ है और आपने PhD करा हुआ है और कम से कम आपके 2 से 5 पेपर PhD के दौरान आपका पब्लिश हो चुका है, तो आप लगभग तैयार होते हैं बिल्कुल कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप प्रोफेसर बन सकते हैं। यदि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो ये तो और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो इसके फॉर्म अप्लाई करने के क्या क्या ऑप्शन होते हैं, जैसे UGC जो है उसका वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। IICT का जो वेबसाइट है उसके द्वारा आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। IIT जो कॉलेज हैं उनके वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेट PSC है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि अगर हम बिहार की बात करें तो इसका लिए BPSC एग्जाम लेता है, यूपी की बात करें तो UPPSC एग्जाम लेता है, मध्य प्रदेश के लिए बात करें तो MPPSC एग्जाम लेता है। इसके द्वारा आप एग्जाम देकर के आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आप प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ वेबसाइट है जैसे LinkedIn, सरकारीनौकरी.com, higheredjobs.com, इस सब पर भी आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या देख सकते हैं रिक्रूटमेंट कब और किस कॉलेज में है, उस हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप गवर्नमेंट में प्रोफेसर बनने जाते हैं, जो आपका जो सैलरी रहेगा वो बेसिक आपको मंथली 57,700 से लेकर 1,82,400 रुपया रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे आपको पहले लिया जाएगा। उसके बाद यदि आपको 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोशन कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। उसमें आपका जो सैलरी रहेगा वो 1,31,040 रुपये से लेकर 2,17,100 रुपये रहेगा। और यदि आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको प्रोफेसर बना दिया जाता है और इसमें आपका जो सैलरी है वो इतना रहेगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ 7th पे जो स्कीम है सरकार का, उसके द्वारा मैं बता रहा हूँ, 8 पे अभी लागू होने वाला है, इससे आपका सैलरी और भी बढ़ने वाला है। तो ये प्रोफेसर बनने के लिए था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में आप किस प्रकार प्रोफेसर बन सकते हैं। यदि अब मैं बात करता हूँ रिसर्चर के लिए, यदि आप रिसर्चर बनना चाहते हैं, आप कोई नया डिस्कवरीज करना चाहते हैं, साइंस में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, अपना जो नाम है वो इंटरनेशनली आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, इंटरनेशनल में आप अपना नाम बनाना चाहते हैं, फाइनली आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं क्योंकि आपने बहुत लंबा प्रोसेस फेज पार किया हुआ है, आपके पास नए स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, रिसर्च करा हुआ है, PhD करा हुआ है, तो आपके पास एक अच्छा अवसर होता है कि आप साइंटिस्ट बने। तो इसके लिए आप जो IITs कॉलेज है, IISc है, यूनिवर्सिटीज़ है, जो भी NITs कॉलेज है, उसमें आप रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट या साइंटिस्ट के पद पर आप इनके वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो कुछ जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जैसे ISRO, DRDO, BARC, CSIR लैब्स, इसके वेबसाइट पर भी आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप प्राइवेट से आप रिसर्च करना चाहते हैं तो जो कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, सीरम इंस्टीट्यूट, टाटा मोटर्स, टेस्ला, महिंद्रा, रिलायंस, अदानी ग्रुप, ONGC, IOCL, जो भी प्राइवेट इंडस्ट्री है, आप उसमें R&D के पद पे आप जब अप्लाई कर सकते हो, वहाँ
वहाँ आप रिसर्च कर सकते हैं। तो अभी हमने दो ऑप्शन की बात किया, एक प्रोफेसर बनने का और दूसरा साइंटिस्ट बनने का। अब तीसरा जो हम लोग बात करते हैं कि आप यदि गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं जैसे, तो इसके लिए आप यूपीएससी का तैयारी कर सकते हैं। उसके तरफ आईएएस आईपीएस आईपीएस का अच्छा पोस्ट पा सकते हैं। इसके अलावा आप आरआरबी एसएससी बैंक में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो नीति आयोग है, वर्ल्ड बैंक है, WHO है, वो है, यूएन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो डायरेक्ट पीएचडी होल्डर्स को रिक्रूट करता है पॉलिसी एडवाइजर के तौर पे। तो आप इन सभी की वेबसाइट पे भी जाके आप फॉर्म एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन है आपके पास चूँकि एक नया स्किल है, एक डिग्री है उच्चतम क्वालिटी का, एक्सपीरियंस है, रिसर्च किया हुआ है, तो आपके पास एक अच्छा अवसर होता है कि आप खुद का स्टार्टअप करें, एंटरप्रेन्योरशिप करें, बिजनेस करें, कंपनी खोलें। इसके अलावा आपके पास अदर ऑप्शन है इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कि आप पोस्ट डॉक फैकल्टी पोजीशन आप यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उसमें आप R&D के रोल में भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका एक्सपर्ट हैं आप फाइनेंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, तो आप कंसल्टिंग और फ्रीलांसिंग का भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट जैसे अपवर्क हो गया, लिंक्डइन हो गया, टॉपटल हो गया, इस वेबसाइट के थ्रू आप अपना फ्रीलांसिंग का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 2 पार्ट में कवर किया पीएचडी को शुरू से लेकर अंत तक। अगर इसमें कुछ चीज़ छूट गया हो या कुछ जानना चाहते हो या कुछ ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि अलग से पार्टिकुलर वीडियो बनाया जाए, तो आप उसके लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम ज़रूर आप उसका वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।